न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब है समाज विज्ञान से रिलेटेड, उस किताब में एक चैप्टर था। उस चैप्टर में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जिक्र था। इसको लेकर के हंगामा मचता है और सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो इस पर एक्शन लेता है और लेने के बाद में इस किताब को सीज करने का ऑर्डर कर देता है, किताब को पूरी को बैन कर देता है और भारत सरकार को और जो एनसीईआरटी है उस डायरेक्टर को डायरेक्शन देता है कि आप उनको नोटिस इशू भी करता है कि आप इसको बैन कर दीजिए और इसको कहीं पब्लिश नहीं करेंगे, पब्लिश कर दी है तो उसको विड्रॉ करेंगे। तो ये ऑर्डर था। तो लेकिन सवाल ये है गजेंद्र जी, चिंता की बात जो मुझे इस ऑर्डर में ये लगी कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं, पहले तो बात हमें ही समझने की है। क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है? अगर भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है तो उसके बारे में अगर बच्चे पढ़ना चाहते हो तो दिक्कत कहाँ है? अगर देखो, चाहे नौकरियों में कोई नौकरी हो किस तरह की, चाहे IAS हो या PCS हो, या आप पॉलिटिकल भ्रष्टाचार की बात करें या राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें, या आप देखो जुडिशल भ्रष्टाचार की बात करें। पर सीजे ये कह रहे हैं ना कि जनता का विश्वास उठ जाएगा न्यायपालिका से अगर ऐसे चैप्टर बनाए जाएंगे। न्यायपालिका से जनता का विश्वास बहुत कुछ तो उठ चुका है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं पूरा उठ चुका, लेकिन बहुत कुछ अगर आप देख जजमेंट जितने भी न्यायपालिका के आ रहे हैं वो जजमेंट बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो सरकार के पक्ष के आते हैं। तो लोगों को, देश के लोगों को मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा अब न्यायपालिका विश्वास नहीं रहा है। और न्यायपालिका विश्वास इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं, बहुत से केसेस हैं। अभी यशवंत वर्मा का केस आपको पता ही है, दिल्ली में जो हाईकोर्ट के जज थे उनके यहाँ से जो है नोटों का बंडल मिले, उस पर अभी तक कोई FIR भी नहीं हुई है और उसमें पार्लियामेंट में नो डाउट के इम्पीचमेंट के संबंध में कार्रवाई चल रही है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है, लेकिन ना तो कोई FIR हुई है, ना अरेस्ट हुआ, ना कुछ हुआ उनके खिलाफ। तो हमें ये भी समझने की बात है। और जो गजेंद्र जी ऐसा है कि अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार ना हो और फिर पढ़ाया जाए तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और जुडिशरी में कई सारे जजों में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं पहले भी, अभी भी, तो उस स्थिति में उसको पढ़ाया ना जाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को ये अधिकार है कि वो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बातों को भी जाने, समझें और विचार करें, जिससे कि न्यायपालिका अपने आप को सुधार भी सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि न्यायपालिका ये चाहती है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को छुपा के रखा जाए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मंशा नजर नहीं आती मुझे। सार्वजनिक नहीं होना चाहिए वो, हाँ, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, लोग चर्चा इस पर ना करें, किताबों में इसके संबंध में कोई लेख ना हो, कोई आर्टिकल ना हो, और अगर किताब में कोई आर्टिकल आ गया है तो उसको न्यायपालिका चाहती है दबा दिया जाए। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मीम्स ही बन रहे हैं कि भाई डिलीट कर दिया गया है किताबों से, इसका मतलब न्यायपालिका भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, न्यायपालिका भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। मैं न्यायपालिका से रिलेटेड जज रहा हूँ, आपको पता ही है, तो उस स्थिति में मुझे न्यायपालिका की दिल्ली की और राज्यों की जानकारी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% करप्शन है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो फिर सीजे डर क्यों रहे हैं? तो उसको उजागर होने दीजिए ना, सार्वजनिक तो होने दीजिए ना। यही तो चिंता की बात है, डर क्यों रहे हैं? उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए न्यायपालिका खुद भी कदम उठाए। न्यायपालिका की तरफ से खुद भी कदम उठाने की जरूरत थी, जो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो उस बात की चर्चा करना चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रही है अगर सरकार, NCERT, उसको दबाने की कोशिश है। तो मैं एक बात बता दूं कि न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो ऑर्डर में रजिस्टर किया है, इसकी किताब को रोका है पब्लिश होने से, उसमें खास बात समझने की ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनका कहना ये था कि भाई आप इस कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात क्यों पढ़ा रहे हैं? बाकी भ्रष्टाचार तो एग्जीक्यूटिव में भी है, पार्लियामेंट में भी, और जगह भी है, सब डिपार्टमेंट में है। सब डिपार्टमेंट, इसकी बात क्यों कर रहे हैं आप? और कक्षा 8 के बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्यों पढ़ाना चाहते हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि जो जजेज हैं इसके, उन्होंने किताब को पूरी तरीके से अध्ययन नहीं किया। बाकी कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं आज के समय समाज विज्ञान पर, उसको उन्होंने लगता है अध्ययन नहीं किया, ना उन्हें किसी ने बताया है। क्योंकि ये केस स्यू मोटो लिया गया है, जैसे कपिल सिब्बल जी और जो है कुछ और एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और चीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर आप कुछ करिए, ये न्यायपालिका की साख खतरे में इस लेख की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो एक्शन लेता है और ये काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी में ये है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 की किताबों में न्यायपालिका का चैप्टर तो पहली बार आया है। उससे पहले जो एग्जीक्यूटिव है और जो नेता होते हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में लेख हैं, चैप्टर्स हैं, पहले से हैं। न्यायपालिका के बारे में अब जोड़ा गया है। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को पढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुझे इस पर बहुत भारी ऐतराज़ है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमें समझने की है कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जसवंत वर्मा जी के पास तो नोटों का बंडल मिला, जला हुआ जो भी, तो केस चल रहा है। इसके अलावा मैं बताऊँ, जस्टिस भरूचा थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने 2002 में सार्वजनिक तौर पर ये बात कही थी कि 80% जज ईमानदार हैं,
लेकिन बकाया भ्रष्ट जजों की वजह से न्यायिक व्यवस्था बदनाम हो रही है। उन्होंने कहना ये था 20% जज 2002 की बात है। चीफ जस्टिस थे जस्टिस भरूचा, उन्होंने ये बात कही थी कि 20% जज भ्रष्ट हैं, उनकी वजह न्यायिक व्यवस्था बदनाम हो रही है। इसके अलावा 2010 में जो जस्टिस कार्ड जो थे, इन्होंने भी, इनकी बेंच ने, और ये ज्ञानसुधा मिश्रा जज साहब थी, उनकी बेंच ने न्यायपालिका में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया था। आप एक बात और बता दूं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से कि शांति भूषण, जो प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण एडवोकेट थे, जो लॉ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था, एक एफिडेविट फाइल किया। ये कहा कि पुराने करीब 16-15 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भ्रष्ट रहे हैं, और आपको मेरी चुनौती है कि आप मेरे खिलाफ मुझे जेल भेज दीजिए अगर ये बात झूठ है तो। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया, वो केस खत्म कर दिया, और कोई उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं, क्योंकि ये बात उनकी सही थी। उन्होंने 16 जजों के नाम दिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम दिए थे। तो ये बात देखो, भ्रष्टाचार की बात बड़े पैमाने बहुत पहले चली आ रही है, और ये नई बात नहीं है। न्यायपालिका में अगर लो स्तर पर देखें, अगर उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में देखेंगे, तो आपको भ्रष्टाचार के केसेस में साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया आप ऐसा करिए, आप उत्तर प्रदेश या कुछ राज्यों की न्यायपालिका में किसी भी कोर्ट में चले जाइए, आपको वहाँ उजागर भ्रष्टाचार नजर आ जाएगा। पर इस भ्रष्टाचार से आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है न्यायपालिका में? असर पड़ेगा। पैसे लेकर के कुछ कोर्टें, जजेज क्या करते हैं, पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के, और केस इधर से इधर कर देते हैं। मैं आपको इस पर एक बात बता दूं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है गाजियाबाद के जो इस वक्त सीनियर डिवीजन सिविल जज हैं, उनके संबंध में उन्होंने इतना कड़ा ऑर्डर पास किया है, इसी 24 तारीख को आया हुआ है। उन जज साहब ने एक जजमेंट पास किया था, गाजियाबाद के जज साहब ने, तो उस हाई कोर्ट जज ने उन्होंने ये कह दिया है कि ये भ्रष्टाचार का या इनकी अक्षमता का क्लियर कट मामला और न्यायिक एक तरीके से हत्या है। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, और जो जज के खिलाफ ये कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जज है, उनसे कहा है कि आप अपने खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। तो भ्रष्टाचार के मामले नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोगों को न्याय मिल पाएगा, भ्रष्टाचार होगा तो लोगों को न्याय मिल नहीं सकता। गरीब लोग न्यायालयों में बहुत से जाते हैं, पिछड़ों के पास पैसा नहीं तो उनको न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल ठीक है। पैसा ना होने की वजह से, कोई अगर जिसका पैसा होगा, जज भ्रष्ट है सपोज, तो वो क्या करेंगे कि एक पार्टी पैसे वाली है, वो अपना पैसा दे देगी, तो जजमेंट इधर से उधर हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बाबा साहब थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने भी अपनी किताबों इस बात का लिखा है कि आज़ादी से पहले वो कोर्टों में जाते थे, तो उनका लेख है कि कोर्टों में, न्यायपालिकाओं में भ्रष्टाचार है, और SC/ST के केसेस के संबंध में तो जजेज हैं वो भ्रष्टाचार और चीज़ों की वजह से उनके खिलाफ जजमेंट देते हैं। ये बाबा साहब ने किताबों में लिखा हुआ है। तो कुछ लोग सर इसको अब सरकार वर्सेस न्यायपालिका बना रहे हैं। नहीं, ये तो बात, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, सरकार जानबूझ के बात कर, लेकिन सवाल ये कि बातें सही है गलत है, तो दो चीज़ है ना। आप बात समझिए कि सवाल ये, सरकार तो बाकी न्यायपालिका को डाउन करना चाहती है, ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और न्यायपालिका में इस चीज़ों को उजागर करके वो चाहते हैं कि न्यायपालिका डाउन हो, और वो जो कोलिजन सिस्टम से हटाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या सरकार की ये बात गलत है, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, ना कि भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करनी होगी। तो न्यायपालिका में चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, वो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में बहुत सी कोर्टों में आप जाएंगे तो आपको उजागर भ्रष्टाचार केस मिल जाएंगे, और जनता त्राही मचा रही है। लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, AI के बारे में पढ़ाइए ना, कब से आपके बच्चों को भ्रष्टाचार करप्शन के बारे में क्या क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अंधा आंदोलन, केजरीवाल का आंदोलन, जो केजरीवाल का उदय हुआ वो भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है, और देश में जब भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है, हर जगह, न्यायपालिका नहीं, एग्जीक्यूटिव में हर जगह, उस स्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लोकपाल बिल इसी लाया गया था, लोकपाल बिल कहाँ पता भी नहीं है। केजरीवाल जी नेता बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, वो अलग बात है कि अब वो एक केस में डिस्चार्ज हो गए। तो भ्रष्टाचार देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, और लोगों के साथ न्याय भी नहीं हो सकता। न्यायपालिका की साख आज खतरे में है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि न्यायपालिका की साख को बचाएं, जाके जबकि वो भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई पढ़ना चाहते तो पढ़ने देना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दमनकारी नीति चलाती है विपक्षी पार्टियों के संबंध में, ये उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी पिछले 2014 से लेकर के अब तक देखें तो केजरीवाल जी के मैं समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल जी ने जो भी किया हो वो अलग इशू है। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये जो केस था जिसमें केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया सहित करीब 23 एक्यूजों को डिस्चार्ज किया गया है राजबंदी कोर्ट के सेशन जज के द्वारा, तो सवाल ये कि वो केस सही था गलत था। केस गलत था, क्योंकि झूठा केस था। लिकर पॉलिसी के संबंध में फर्जी इन्होंने चीज़ें बनाई। सबूत नहीं जुटा पाए। ना, झूठा ही केस था ना, सबूत की बात नहीं है इसमें। सबूत तो CBI जितने जुटाने से जुटा लिए, सबूत थे ही नहीं। उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को उसको पहले एक्यूज बनाया,
उसको फिर अप्रूव बना दिया, उसी गवाही को लेकर के चलती रही कि भाई ये गवाह दे रहा है हमारे पक्ष। जब जो एक्यूज है कोई, वो बाद में सीबीआई ने कह दिया कि आप ऐसा करिए, हमारे पक्ष में गवाही दे दीजिए, केजरीवाल इनके खिलाफ गवाही दे दीजिए, तो केजरीवाल को फंसा लेंगे और आप बचा लेंगे। सर कुछ तो हुआ था ना, देखिए जो शराब नीति बनाई थी दिल्ली सरकार ने, नहीं देखो ऐसा है, नीति बनाना फिर वापस लेना, प्राइवेट ठेके खोलना, फिर उसे देखो वापस लेना। वापस लेना, ठेके खोलना एक अलग बात है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ इस बात का डिसीजन अभी कल जो है वहाँ की राजवनी कोर्ट जज ने कर दिया है। और वो जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट है, मैं बता दूं आपको 550 पेज के आसपास है, डिटेल में उसने जज साहब ने लिखा हुआ है। मैं जज साहब की तारीफ करूँगा कि ऐसे समय पर जहाँ पर के जुडिशरी विश्वास उठ रहा है और सरकार के पक्ष में डिसीजन दे रही है, इतने बड़े केस में जहाँ पर के केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी की सरकार उसकी वजह से चली गई थी, ऐसा भी रोल था आज के इस लिकर पॉलिसी का, इस केस का, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आ पाई है, उसका रोल भी था। और केजरीवाल पे जो ईमानदारी का जो बात कह के चल रहे थे, उन पर सबसे बड़ी चोट इसी ने पहुंचाई थी। कट्टर ईमानदार जो कहा जा रहा है, तो वो कट्टर ईमानदारी खत्म हो चुकी, जेल केजरीवाल जी रह के आए, मनीष सिसोदिया जेल लेके आए, कोई जेल लेकर के आए। देखो सेशन जज ने जो बात कही है ना, उसमें ये बात ये है कि कुछ भी इनके पास था ही नहीं, इन्होंने अननेसेसरी बात को बतंगड़ा बना दिया, कुछ ना होने कुछ भी नहीं था। और दूसरा आप ये भी देखिए कि उन जज साहब ने ये भी कहा है कि जो आईओ होता है उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। आईओ ने फर्जी केस बनाया। और देखो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को इस तरह से झूठा फंसाएंगे तो उस स्थिति में बाद में चाहे हम डिस्चार्ज कर दें, कुछ भी कर दें, बरी कर दें, लेकिन उसकी जो साख चलेगी वो कैसे आएगी। नहीं देखिए ऐसा है कि लिकर पॉलिसी जहाँ तक सवाल है, आपको ये पता होगा लिकर पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन एलजी ने भी अप्रूव करी थी। एलजी के ना कोई पॉलिसी चलती नहीं है, दिल्ली का मामला डिफरेंट है। तो एलजी को एक चीज़ क्यों नहीं बनाया, एलजी ने कैसे उसकी उनकी बातें मान ली। तो देखो मैं बताने की कोशिश है, वो जजमेंट बहुत बड़ा है, कुछ जजमेंट का प्रोसेस थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उस जजमेंट से ऑर्डर से ये सेशन जज से क्लियर है कि इसमें कोई भी ना सबूत है ना कोई केस ऐसा कुछ हुआ है। सरकार हो सकता है कि कोई पॉलिसी बनाए, बाद में पॉलिसी ढंग से चल नहीं पाए या सरकार को घाटा हो जाए, वो डिफरेंट एंगल है। इसका मतलब ये नहीं है करप्शन उसमें हुआ होगा। तो इस सेशन जज का ऑर्डर तो ये भी दिखाता है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के साथ उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए, उनकी सरकार को डाउन करने के लिए और आगे ना आ सकें ऐसे व्यवस्था करने के लिए झूठे केस फंसाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। यही नहीं, आप हर राज्य में देख रहे हैं। पर इस ऑर्डर से तो बैकफुट पे आ गई है, बिल्कुल आगे बैकफुट पर आना भी चाहिए। और केजरीवाल जी तो खुशी मना रहे हैं, मैं केजरीवाल के समर्थन में फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। लेकिन ये जो ऑर्डर आया हुआ है वो ऑर्डर इतना जरूर दिखाता है कि कम से कम लिकर पॉलिसी के संबंध में केजरीवाल जी और बाकी उनकी टीम थी, आम आदमी पार्टी का कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं किया था ऐसा। अब लेकिन अभी हाईकोर्ट में केस सीबीआई ने फाइल कर दिया, हाईकोर्ट डिसीजन क्या लेता है वक्त बताएगा, है ना। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का जो विवाद है, ये विवाद जो है बहुत पहले से, आज़ादी से पहले चला आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अभी कुछ समय से उन्होंने इसको एक मुद्दा बना करके, और जो अल्पसंख्यक जातियां हैं और मैं कहूँगा शूल कास्ट के लोगों को, और जो ऐसे लोग जो है नास्तिकता के विश्वास रखते हैं, उनके खिलाफ और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय गीत को उन्होंने जो 6 स्टैंजास के होते हैं उनको पढ़ना बोलना कंपलसरी कर दिया है। और कंपलसरी नहीं कर दिया, उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, जनगण मन मतलब दोनों किसी जगह गाए जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा गाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान बाद में गाया जाएगा। इस ऑर्डर में ये भी है। तो देखो उन्होंने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसको, ये नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को, ना कि राष्ट्रगान को जो पहले से दिया जा रहा था। इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसमें जो है सिर्फ धार्मिक सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और ये धार्मिक सोच जो मैं इसीलिए है कि वो क्योंकि सेकुलरिज्म पर विश्वास नहीं करती, धर्मनिरपेक्षता विश्वास नहीं करती, पंथ निरपेक्षता पर विश्वास नहीं करती। संविधान में पंथ निरपेक्षता धर्म शब्द को हटाना भी चाहती है, जो प्रस्तावना है, ये आपको पता ही है। तो ये जो इन्होंने जो अब लागू किया है उसमें देखो, अब मैं मेरे पास ये नेशनल सॉन्ग की 6 स्टैंजा हैं, 6 उसकी वो हैं, 6 पैराग्राफ हैं। 2 पैराग्राफ पहले पढ़ना ठीक था, वो था, लेकिन अब उन्होंने 4 और उन्होंने जो कंप्लीट कर दिया है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ने के लिए ज़रूरी कर दिया है कि राष्ट्रपति जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे किसी प्रोग्राम में, राज्यपाल वगैरह, और स्कूलों में ये मैंडेटरी कर दिया है कि उसको पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत है इनके हिसाब से, तो मतलब हाँ गलत है, उसके लिए एक्शन भी लिया जा सकता है। आप पहले ही समझिए कि अगर कोई हिंदू धर्म को नहीं मानता है, या कोई नास्तिक है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, या कोई बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास रखता है, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे कि हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करेंगे। अब अगर
कोई सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है, ऐसा कोई गीत या ऐसा कुछ लेकर के आती है जिसमें सभी लोगों के लिए आवश्यक कर दिया जाए कि आपको गीत गाना पड़ेगा, उस गीत में जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं को जिक्र करो, तो ये धर्मनिरपेक्षता अगेंस्ट नहीं होगा, ये बाबा साहब के जो प्रिंसिपल है, जो 22 पति का, उसके अगेंस्ट होगा। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि बाबा साहब का जो कंसेप्ट था, धर्मनिरपेक्षता कंसेप्ट है, पथ निरपेक्षता कंसेप्ट है, हमारी पर्सनल लिबर्टी भी है, स्वतंत्रता, हम किसी के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म को अपनाए ना अपनाए, हमारी अपनी मर्जी है, तो उसका विरोध में है। तो मैं बताऊँ, इसमें एक लास्ट स्टेंजा है, 2 हैं कि तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर, मंदिर मंदिर वंदे मातरम। एक और क्या है, तुम ही दुर्गा दशा प्रहानी धारिणी। तो दुर्गा देवी के बारे में हम जो है, या भारत माता को, भारत को दुर्गा क्यों कहें, ये दूसरे धर्म के लोगों को इससे मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? अगर जो लोग नास्तिक है वो क्यों कहें कि भाई दुर्गा किसी का नाम क्यों लें, उसको मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? और धर्म के लोगों को, मुस्लिम को, ईसाई को मजबूर क्यों किया जाना चाहिए? जो बाबा साहब अम्बेडकरवादी विश्वासधारा के विश्वास है, उनको मजबूर क्यों किया जाना चाहिए बोलने के लिए कि हम हिंदू धर्म को माने? तो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है उनको हिंदू धर्म वाले माने, तो कोई दिक्कत थोपा जाए, वो थोपने में हमें आपत्ति है। अगर आप कर दें कि भाई आपकी मर्जी है गाना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ कि ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये थोपना जाना चाहिए। जो अपनी मर्जी से कहना चाहते हो गाले, लेकिन सरकार को धर्म को लेकर के आगे चलेंगे तो सरकार पीछे जो है। पर यहाँ तो सड़कों पे देखने को मिल रहा है कि वंदे मातरम बोल, अगर कोई नहीं बोलता तो उसको मारा पीटा जाता है। ये तो पहले हम बहुत से इंस्टांस देख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब ये पूरा बोलने के लिए कहा जाएगा, पहले तो 2 खाली स्टेंजा बोले जाते थे, अब सभी बोलने के लिए कहा जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, सब बोलने कहा जाएगा, तो बाकी लोग जो है इसको जो नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, और उनके खिलाफ जो है कुछ हिंदूवादी संगठन जो इसमें इस तरह सोच के चल रहे हैं वो उनको मारा पीटा करेंगे और लिंचिंग करेंगे, ऐसा भी होने की संभावना है। आपको बता दूं कि ये जो बहुत से स्टेट में, जैसे बंगाल में, इसका विरोध जगह बंकिम चंद्र जी का है, बंगाली थे, लेकिन वो भी इसका विरोध करते हैं बहुत से लोग ना। तो अब इसका क्या कानूनी, क्या है इस पर कार्रवाई? देखो, नहीं कानूनी कार्रवाई क्या, सरकार ने तो कर दिया। नेशनल सॉन्ग जो राष्ट्रपति और आना, गवर्नर आना, स्कूलों में बोलना ये कंपलसरी कर दिया है। तो उस स्थिति में कोई कोर्ट जा सकता है, नहीं तो बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो उसके खिलाफ क्या होगा, सरकार एक्शन लेगी। तो ये गलत है, किसी को अपने उसके धर्म में एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और हिंदू धर्म की तरफ देश बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र का एक तरीके से ये बढ़ाने के लिए एक कदम है, एक और कदम बढ़ा दिया सरकार ने कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बना जाए। मैं एक बात और बता दूं कि चलते चलते लास्ट में अभी मुझे अचानक याद आया कि गुजरात सरकार ने एक बिल पास किया है अमेंडमेंट के लिए गुजरात विधानसभा में। उसमें क्या कहा है कि जो लव मैरिज करते हैं लड़का लड़की, उनके लिए एक कंपलसरी करने जा रहे हैं कि वो अपने माता पिता को इंटीमेट करेंगे, और तभी उनकी शादी रजिस्टर्ड होगी। माता पिता को इंटीमेट नहीं करेंगे तो शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, और तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले माता पिता को नोटिस भेजा जाएगा। ये पहले कभी भी नहीं था। अगर कोई इंटरकास्ट लोग मैरिज करते हैं या इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, जैसे दलित लोग अगर हमारे से किसी शादी कर रहे हैं, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, इससे हिंदू या मुस्लिम शादी कर रहे होते हैं, तो शादी करने से पहले उनके माता पिता को नोटिस नहीं जाता है। अब वो नोटिस मैंडेटरी किया जा रहा है, और उसकी चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तो हिंदू राष्ट्र की तरफ भी कदम है। इसी तरीके से उसमें आम आदमी पार्टी जो वहाँ की गुजरात की, वो उसका सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो एक बात कह दूं कि हिंदू राष्ट्र, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस बनाने के संबंध में आगे अगर हिंदू राष्ट्र सरकार बनाना चाहेगी तो हो सकता है सारी पार्टियाँ इसमें सहमति दिखाएं। मैं कांग्रेस सहित, आम आदमी पार्टी सहित और बाकी और पार्टियाँ बीएसपी सहित हो सकता है कहेंगे हाँ सर हम इसके सहमत हैं, क्योंकि हिंदू वोटों को वो लेना चाहते हैं। तो ये जो कदम है इस नेशनल सॉन्ग वाला, गुजरात के वाले में जो है, जो कंपलसरी किया जा रहा है कि लड़का लड़की अगर जो बालग हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो उनको माँ बाप को बताना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन शादी होगी। ये एक तरीके से हमारे संविधान के अगेंस्ट है।